हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद किस तरीके से भारत परिस्थितियां बदली और ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में जो राजनीतिक पार्टियों की स्थापना की ढील देनी पड़ी। पहले छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनी, फिर बाद में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके संस्थापक के ह्यूम थे और उसकी पहली बैठक बॉम्बे में हुई और पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। फिर बताया कि कांग्रेस पहले छोटे स्तर पर, फिर धीरे धीरे करके कांग्रेस बढ़ती चली गई। और फिर कांग्रेस का जो राजनीति करने का तरीका था, शुरुआत में कांग्रेस बहुत एलीट क्लास की पार्टी थी। बाद में फिर कांग्रेस का जब विस्तार हुआ, मध्यम वर्ग आया, तो मिडिल क्लास के आने के बाद कांग्रेस में थोड़ा उत्साह का जो संचार हुआ और कांग्रेस में नए एग्रेसिव लीडर्स आने लगे जो गर्म दली कहलाए, और पुराने जो नेता थे वो नरम दली मॉडरेटर्स कहलाए, और जिनको लेकर आपस में संघर्ष हुआ। और उसी संघर्षों का परिणाम हुआ 1907 का कांग्रेस का विभाजन। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके थे। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप वीडियो नंबर 48 और 49 और 50 ये आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का जो है फ्रीडम स्ट्रगल का, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं 49 और 50 नंबर में। आज हम लोग बात करेंगे कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के विभाजन के बाद जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था वो थोड़ा सा ढीला पड़ा और कांग्रेस भी कमज़ोर पड़ी, क्योंकि गर्म दली नेता निकाले जा चुके थे। जितने एग्रेसिव लीडर्स थे वो सब बाहर जा चुके थे और कांग्रेस कमज़ोर पड़ी। कांग्रेस कमज़ोर पड़ी लेकिन रुकी नहीं, लगातार कांग्रेस के सेशन होते चल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था, साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशन भी चल रहे थे। तो हम लोग पहले कांग्रेस के सभी जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर लौटेंगे, फिर से अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआती सेशंस आपको बताया था कि सबसे पहले 1885 में पहला बॉम्बे में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ, ठीक। उसके बाद चौथा इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ तक आपको बता चुके थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगले जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण सेशन था, महत्वपूर्ण अधिवेशन था, वो 1896 का था, 1896। तो 1896 का जो सेशन था ये हुआ था कलकत्ता में। और ये जो कलकत्ता सेशन था, इसी में इसके जो प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी, उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। और ये जो 1896 का जो कांग्रेस सेशन था, इसी कांग्रेस के सेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, ठीक। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट सेशन आता है वो 1901 का आता है, 1901। 1901 भी कलकत्ता में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे, समय के जो अध्यक्ष थे, दिनशा ई वाचा। दिनशा ई वाचा, ये जो दिनशा ई वाचा के नेतृत्व में 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था। इस सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी सेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि महात्मा गांधी उस दौर में साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन 1901 में इस सेशन के लिए वो आए थे, कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता तक गए थे। तो यही वो अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। हालांकि सक्रिय राजनीतिक रूप से नहीं, एक सिंपल साधारण रूप से बस भाग लिया था। अभी सक्रियता राजनीति के भारत में उन्होंने नहीं दिखाई थी, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण सेशन है कांग्रेस का 1905 का है, 1905 बनारस। ये जो बनारस सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यही जो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में जो बनारस सेशन हुआ, इसी सेशन में पहली बार शब्द आया स्वराज। तो जो स्वराज शब्द की बात सबसे पहले की गई वो किस सेशन में की गई थी? 1905 के बनारस सेशन से की गई थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में था। फिर अगला जो महत्वपूर्ण सेशन था 1907 का, 1907। 1907 सूरत, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। तो ये जो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत सेशन हुआ था, इसके बारे में पिछले वीडियो में 49 नंबर के वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से वाद विवाद बढ़ता चला गया था और उसी विवाद की वजह से कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो कांग्रेस का बंटवारा जो पार्टीशन हुआ था वो सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट सेशन आता है 1911, 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और ये जो कलकत्ता सेशन हुआ,
इसके प्रेसिडेंट थे भीष्म नारायण धर, BN धर। तो ये जो BN धर के नेतृत्व में कलकत्ता सेशन हुआ था 1911 का, इसकी विशेषता ये थी कि इसी सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो जनगण मन जो आगे चल के भारत का नेशनल एंथम बना, भारत का राष्ट्रगान बना, वो सबसे पहले किस सेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। ठीक, इसके बाद अगला सेशन था 1912, 1912 बांकीपुर। बांकीपुर का जो सेशन था, बांकीपुर पटना में पड़ता है। इस बांकीपुर का जो सेशन 1912 का था, ये पहला सेशन था जो बिहार में हुआ था। अगर किसी को BPSC की परीक्षा देनी हो तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ वो कौन सा हुआ था? 1912 बांकीपुर का। और इसके प्रेसिडेंट थे रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर। रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर, RN मुधोलकर। तो ये बिहार का पहला सेशन था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग देखते हैं 1916 का, 1916। 1916 का सेशन हुआ लखनऊ में। इसके प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार, AC मजुमदार। ये जो AC मजुमदार की अध्यक्षता में लखनऊ सेशन हुआ था, अंबिका चरण का पूरा नाम था, अंबिका चरण मजुमदार। तो इस लखनऊ सेशन में 2-3 खास बातें हुई थी। सबसे पहली जो खास बात हुई कि जैसे आपको बताया था कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और तिलक को मांडे जेल भेजा गया था। तिलक से लोग नाराज थे। तो जब 1914 में तिलक वापस आए मांडले जेल से छूट के, तो वापसी में उन्होंने कांग्रेस के में फिर से पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया। लेकिन जो पुराने नेता थे, जिसमें ये आपके फिरोज शाह मेहता वगैरह थे, दादा भाई नेहरू थे, तो जब तक ये लोग जीवित थे तब तक तिलक को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिली थी। फाइनली 1915 में जब फिरोज शाह मेहता की मौत होती है, तब फिर तिलक के वापसी के दरवाजे खुलते हैं। और यही लखनऊ सेशन में दोनों में, नरम दल और गरम दल में आपस में समझौता हो जाता है। यानी दोनों जो नरम दल गरम दल थे अलग कब हुए? 1907 में, और फिर से मर्ज कब हुए? 1916 में। तो तिलक यहीं से फिर शुरू करते हैं अपनी दूसरी पारी। तो यहाँ पर नरम दल गरम दल का आपस में विलय हो जाता है। दूसरी बड़ी घटना होती है, यही 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो ये जो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ था, ये 1916 में हुआ था। इसी मीटिंग के दौरान उस समय लखनऊ में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन चल रहा था। तो ये जो लखनऊ पैक्ट था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट। ठीक, ये जो लखनऊ पैक्ट था, एक्चुअली 1919 में एक एक्ट आया था, मिंटो मॉर्ले सुधार। तो उस मिंटो मॉर्ले सुधार में जो एक्ट आया था, तो उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसी को इसी एक पैक्ट में कांग्रेस ने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। खैर, तीसरी जो बड़ी घटना होती है 1916 के लखनऊ सेशन में, कि ये पहला लखनऊ सेशन 1916 का ये भारत में पहला सेशन था जिसमें पहली बार भारत में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी जो भारत में आते हैं, जैसे बताते हैं कि पहला सेशन कलकत्ता का खातिन वाचा के नेतृत्व में था, जिसमें कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सक्रिय राजनीति जो उनका था, या भारत में उनका कह लिए सार्वजनिक जीवन जो शुरू हुआ, पब्लिक कैरियर शुरू हुआ, वो लखनऊ से शुरू हुआ। तो भारत में जो राजनीति गांधी जी स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लखनऊ से ही स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। तो उनका राजनीतिक कैरियर यहीं लखनऊ से ही शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट सेशन 1917 का भी हम लोग देख सकते हैं, 1917। 1917 फिर से कलकत्ता। इसकी प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन रही, तो वो थी एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 कलकत्ता में। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1923 का, 1923। 1923 में, हालांकि 1923 का जो रेगुलर सेशन हुआ था वो काकीनाडा में हुआ था। 1923 में दिल्ली में एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, दिल्ली। और ये जो कांग्रेस का दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी कांग्रेस की, इसकी विशेषता, इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने,
तो उस समय इनकी जो अवस्था थी, इनकी जो एज थी, वो मात्र 35 साल थी, 35 ईयर्स। और ये कांग्रेस के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे, तो वो रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मात्र 35 वर्ष की उम्र में ये बने थे। और ये इवन केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख में सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब देने वाले ने राजीव गांधी का नाम ले लिया था, जबकि राजीव गांधी हमें लग रहा है 40-42 साल की उम्र में बने होंगे, जबकि मात्र 35 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। और ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े स्कॉलर से। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम काफ़ी उस समय में लोकप्रिय हुई थी। एक और इन्होंने अखबार चलाया था अल हिलाल। तो अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम से भी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और कांग्रेस में बड़े सम्मानित नेता माने जाते हैं। और जब भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाते थे। इसके बाद एक बार और बने, वो बताएंगे भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका वैल्यू इसलिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ प्लेस था वो मक्का था। मक्का मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि मक्का में ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म में भी मक्का हुआ था, मक्का जाके पैदा हुए थे, तो इसलिए भी इनको वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग देखते हैं 1924 का, 1924 का बेलगांव। जो बेलगांव है ये कर्नाटका में है। तो ये 1924 का बेलगांव सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होने वाला पहला और आखिरी अधिवेशन, फर्स्ट एंड लास्ट सेशन इन विच महात्मा गांधी लीड द कांग्रेस। यानी कांग्रेस ने का अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस सेशंस की अध्यक्षता की, तो वो केवल एक बार की थी। वो कहाँ पर किए थे? बेलगांव में किए थे। अगला इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1925 का, 1925 का। 1925 का जो सेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। और ये जो सरोजिनी नायडू थी ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सरोजिनी नायडू। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको बताया कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरिश लेडी थी। पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? वो थी सरोजिनी नायडू। अगला इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1928 का, 1928 का, कलकत्ता का। ये जो कलकत्ता सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। और इसी के ठीक बाद 1929 लाहौर, इसकी अध्यक्षता किए जवाहरलाल नेहरू। तो एक ही साल में यानी 28 में पिताजी थे और 29 में उनके बेटे आ गए थे, यानी एक ही साल में कांग्रेस बाप से बेटे पर आ गए थे। बहुत तेजी से चेंज हुआ। और ये 1929 का जो सेशन था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ये हमारे भारत के लिए एक लैंडमार्क साबित होता है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ये आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि यही 1929 का लाहौर सेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस ने डिमांड की पूर्ण स्वराज की। तो जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, वो किस सेशन में की गई थी? 1929 के लाहौर सेशन में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, इसको इंग्लिश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जनरली जैसे बताया कांग्रेस का सेशन दिसंबर में ही होता था, तो दिसंबर में ही सेशन चल रहा था। और इसी दिसंबर में लाहौर रावी नदी के किनारे पर है, तो वही रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की सौगंध दिखाई और कहा कि हम ब्रिटिश सरकार से अब केवल पूरी तरीके से आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग नहीं थकेंगे। और यही आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1930, क्योंकि दिसंबर चल रहा था, दिसंबर के बाद फिर जनवरी आया, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पहली बार भारत में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये हमारे इतिहास में जो 26 जनवरी का जो कॉन्सेप्ट है, 26 जनवरी का जो महत्व है, वो कब से शुरू हुआ? 26 जनवरी 1930। और पहले जो था कि 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे था, यानी स्वतंत्रता दिवस था।
तो यही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त की डेट थी, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये कसम खा के बैठे थे 26 जनवरी वाली कि 26 जनवरी को आज़ादी का दिवस मनेगा, लेकिन आज़ाद हो गया देश 15 अगस्त को। तो हुआ कोई बात नहीं, अब कसम को फालतू नहीं जाने देंगे, जब हमारा संविधान बनेगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो संविधान भी 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। अब संविधान हमारा तैयार था, लेकिन ये कसम खा के बैठे थे 26 जनवरी वाली। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, संविधान कुछ दिन और रोक देते हैं। तो 26 दिसंबर हो गया था, 26 नवंबर था 49, तो 26 दिसंबर 26 जनवरी 2 महीने रुके और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। और 26 जनवरी बन गया फिर क्या? रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। तो बाद में 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस बना, वो स्वतंत्रता से पहले क्या था? स्वतंत्रता दिवस यही था 26 जनवरी। और कब से शुरू हुआ? 1930। और जो संविधान बना था 26 नवंबर को जो तैयार हुआ था, तो उस दिन संविधान दिवस मना लेते हैं हम लोग। चलिए खैर, तो ये नेहरू जी की वजह से डेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सेशन आते हैं 1929 के बाद। अगला जो इम्पोर्टेंट सेशन था 1931 का, 1931 कराची, सरदार पटेल। ये जो सरदार पटेल के नेतृत्व में कराची का सेशन हुआ, इसी कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन का महत्व इसलिए था क्योंकि यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने डिमांड की मौलिक अधिकारों की। तो पहली बार जो मौलिक अधिकारों की बात कांग्रेस के मंच से की गई थी, वो 1931 के कराची सेशन से की गई थी। और कराची सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला इम्पोर्टेंट सेशन होता है 1932 का, 1932। 1932 का जो सेशन था ये दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष थे R.D. अमृतलाल। पूरा नाम था इनका रणछोड़ दास अमृतलाल। तो जो रणछोड़ दास अमृतलाल के नेतृत्व में 1932 का दिल्ली सेशन हुआ था, इस जो रणछोड़ दास जी थे, एक्चुअली रणछोड़ दास जी ये शेड्यूल कास्ट से थे, यानी अनुसूचित जाति के थे। तो कांग्रेस का पहला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? R.D. अमृतलाल। ठीक, चलें इसके बाद आते हैं 1933, 1933। 1933 फिर से होता है कलकत्ता में और इसकी जो प्रेसिडेंट थी नलिनी सेनगुप्ता। ये जो नलिनी सेनगुप्ता थी, ये भी भारतीय मूल की नहीं थी, ये भी आयरिश मूल की थी। उन्होंने डॉक्टर सेनगुप्ता, उनका नाम एक्चुअली नलिनी था, लेकिन भारतीय डॉक्टर थे, बंगाली थे, डॉक्टर सेनगुप्ता से उन्होंने शादी की थी, इसलिए उन्होंने नाम नलिनी सेनगुप्ता कर लिया। तो ये जो नलिनी सेनगुप्ता थी, ये दूसरी विदेशी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की और तीसरी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, और पहली विदेशी महिला भी एनी बेसेंट। दूसरी महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये भारतीय थी। और ये तीसरी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक, नलिनी सेनगुप्ता, ये आयरिश थी, ये विदेशी मूल की थी। चलिए अगला आता है 1936, 1936 लखनऊ। और ये जो 1936 का लखनऊ सेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता फिर से की जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए अगला जो सेशन आया 1937, 1937। 1937 का जो सेशन हुआ, ये हुआ था फैजपुर में, फैजपुर, और इसकी अध्यक्षता भी की जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो फैजपुर का सेशन हुआ, ये इसका महत्व इसलिए था, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये इसलिए फैजपुर का महत्व था कि जैसे इसके पहले जितने भी कांग्रेस के सेशन हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं, वो सब के सब किसी न किसी शहर या किसी न किसी कस्बे में हुए, सब शहरों में हुए, कस्बे में हुए। फैजपुर कांग्रेस का पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ, फर्स्ट सेशन विच हेल्ड इन विलेज। तो कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर का था। ठीक, चलिए अब इधर का साफ कर दिया जाए। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट सेशन है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आता है 1938 का, 1938 का।
1938 का जो सेशन था वो था हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता कब की थी? 1938 में। अगला सेशन हुआ 1939, 1939 का जो सेशन था ये त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी जो है ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो त्रिपुरी का जो सेशन था, त्रिपुरी का जो अधिवेशन था, ये थोड़ा सा फिर से विवादों के घेरे में आ गया, क्योंकि 1939 तक आते आते थोड़ी सी राजनीति भारत की ट्विस्ट लेने लगी थी। ट्विस्ट का मतलब है कि अब जैसे बताया कि गांधी जी का नेतृत्व अभी आएगा, अब रेडिकल नेता आ रहे थे और गांधी जी के नेतृत्व को भी कांग्रेस में चुनौती मिल रही थी। यानी गांधी जी अकेले सर्वमान्य नेता नहीं रह गए थे और उस समय विदेशी राजनीति का जो असर था वो भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा हो रहा था। कैसे हो रहा था कि 1938 के बाद से यूरोप में गुटबाजी शुरू हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध एक तरीके से शुरू होने वाला था और यूरोप की खेमेबाजी जो थी वो बहुत तेज हो गई थी। तो दो ग्रुप बने हुए थे यूरोप में, एक तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, इनका सामना हो रहा था जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों से। तो शुरुआत में जर्मनी और इटली और जापान जैसे जो देश थे ये बहुत एग्रेशन में थे, बहुत तेज़ी में थे और इंग्लैंड फ्रांस की हालत उतनी अच्छी, ब्रिटेन या फ्रांस की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय जो सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था अमेरिका अभी सेकेंड वर्ल्ड वार में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो इसमें शामिल होने वाला नहीं था। तो शुरुआत में ब्रिटेन की जो पोजीशन और फ्रांस की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ थी, इन सबों की पोजीशन अच्छी हो चुकी थी। अब इसमें जो इंडिया है, भारत, अब इसी भारत की जो पोजीशन थी कि भारत किस गुट में हो, इसी को लेकर टेंशन थे। तो हुआ ये कि जब जर्मनी और इटली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो ब्रिटेन की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है कि भाई भारत सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की मदद करे ताकि हम जर्मनी, जापान, इटली जैसी शक्तियों को हरा सकें। मदद की गुहार थी ब्रिटेन की। ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि भारत भी शामिल हो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के पक्ष में। तो उस समय जो भारत का नेतृत्व था, हमारे इंडिया की जो लीडरशिप थी, वो दो हिस्सों में बढ़ती है। एक लीडरशिप जो गांधी जी के नेतृत्व में थी, उनको लगता था कि इस समय हमें ब्रिटेन की मदद कर देनी चाहिए क्योंकि इनकी लड़ाई इन जैसे देशों से, और अगर हम मदद नहीं कर रहे हैं तो भी हमें कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा संघर्ष नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश सरकार की स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वार में कमज़ोर पड़ जाए। यानी अगर ब्रिटिश सरकार की सीधे सीधे मदद भी नहीं कर रहे हैं तो इस समय हमें ब्रिटिश सरकार को परेशानी में डालने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यानी अभी हमें इनकी तरफ, अगर हम इनकी तरफ नहीं भी जा रहे हैं तो भी हमें इनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, उनका मानना थोड़ा उनसे और एडवांस था। उनका कहना था कि भारत है, भारत की दुश्मनी ब्रिटेन से है, ब्रिटेन की दुश्मनी किससे है? जर्मनी से है, जापान से है, इटली से है। तो ये हमारा दुश्मन ये हुआ, दुश्मन का दुश्मन ये हुआ, तो दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त होना चाहिए। यानी हमें इस समय किसका फेवर करना चाहिए? जर्मनी, इटली और जापान के पक्ष में होना चाहिए। ठीक। क्योंकि जर्मनी, इटली, जापान की दुश्मनी ब्रिटेन से है, हमारी भी दुश्मनी ब्रिटेन से है, तो इनके सहयोग लिया जाना चाहिए, इनको सहयोग दिया जाना चाहिए और इन्हीं के सहयोग से भारत में जो मूवमेंट है, अपना आंदोलन है, उस आंदोलन को हम लोग चलाएं और ये लोग हमारी मदद करेंगे भी, क्योंकि इस समय इनकी टेंशन इनसे चल रही है। यानी हमें किसका फेवर लेना चाहिए? जर्मनी, जापान और इटली का। इन्हीं की मदद से भारत में आंदोलन चलाना चाहिए और इन्हीं को इन्वाइट करना चाहिए। यानी गांधी जी ब्रिटेन के फेवर में थे, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, जापान और इटली के पक्ष में थे। यहीं पर गुटबाजी तेज हुई, तनातनी हुई। अब गांधी जी भी लगता था कि नहीं, हमारी ही चलेगी। तो फिर से वही शक्ति परीक्षण हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में। अब गांधी जी, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया था कि हम कोई अध्यक्ष वगैरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन अब उनको चुनौती सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस से मिल रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। तो जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दूसरी बार दावेदारी प्रस्तुत करते हैं तो उनका मुकाबला सीधे सीधे गांधी जी से था। तो गांधी जी खुद नहीं लड़ना चाहते थे, तो पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आगे किया गया कि ये सुभाष चंद्र बोस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़े लिखे आदमी तो झगड़े में नहीं पड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम सुभाष चंद्र बोस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पीछे हट गए। फिर गांधी जी अब खुद सामने थे, तो खुद की बजाय उन्होंने क्या किया कि अपना एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया। गांधी जी के ही एक चेले थे, शिष्य थे, पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को आशीर्वाद देकर अपनी तरफ से अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा किया। तो मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में था, लेकिन डायरेक्टली सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की टक्कर चल रही थी। चुनाव हुआ,
पट्टाभी सीताराम मैया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था और लग रहा था कि पट्टाभी जीत जाएंगे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो लगभग 1500 वोटों के मुकाबले 1300 वोटों से 1200 वोटों से पट्टाभी सीताराम मैया चुनाव हार गए। यानी गांधी जी की सीधे सीधे हार हुई। यहाँ पर गांधी ने स्वीकार किया कि हमारी पराजय होती हुई है और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर विजय पाते हैं गांधी जी पर, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन अभी भी कांग्रेस पर जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो गांधी जी का था। क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे महत्वपूर्ण अथॉरिटी होती, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती, CWC, कांग्रेस कार्यकारिणी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आज भी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो ये जो कांग्रेस कार्यकारिणी में पहले 15 सदस्य हुआ करते थे। तो 15 जो सदस्य थे कांग्रेस कार्यकारिणी में, इस 15 में से 13 सदस्य गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी के फेवर में थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो भी अध्यक्ष पद वाला फैसला देना चाहते थे, ये कांग्रेस कार्यकारिणी उसको लागू नहीं होने दे रही थी, क्योंकि वो लोग गांधी जी के परम भक्त थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने दबाव बनाने की कोशिश की कि नहीं, हम अध्यक्ष हैं, हमारी बात मानी जाए, तो कांग्रेस कार्यकारिणी के 15 में से 12 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। हालांकि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू 15 सुभाष चंद्र बोस के विरोध में थे, लेकिन उन्होंने कार्यकारिणी से रिजाइन नहीं किया। विरोध में 13 लोग थे, लेकिन रिजाइन केवल 12 लोगों ने किया। तो जब कांग्रेस कार्यकारिणी की 15 में से 12 सदस्यों ने रिजाइन किया, तब सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ गया कि अब कांग्रेस हमारे नियंत्रण में नहीं रह गई। तो सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें फाइनली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इस विवाद को देखते हुए। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया, तो उसके बाद फिर बाकी समय के लिए अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन के बाद कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये वाला सेशन थोड़ा सा विवादित था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के टकराव की वजह से। फाइनली सुभाष चंद्र बोस जी को रिजाइन करना पड़ा था। चलिए, अब जैसे यहाँ पर एक सवाल उठता है बहुतों के मन में कि कौन ज़्यादा सही था, गांधी जी ज़्यादा सही थे या सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा सही थे? अब ये बड़ा विवाद का प्रश्न है। अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सही है। तो सही या गलत का फैसला अगर आपको लेना हो, तो सही या गलत फैसला लेने में आप सक्षम तब होंगे जब आप इतिहास को ढंग से पढ़ें। जब आप इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। यही चीज़ गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को समझा रहे थे कि आप किसकी मदद लेना चाहते हैं। आप जर्मनी की मदद लेना चाहते हैं, आप इटली की मदद लेना चाहते हैं, जापान की मदद लेना चाहते हैं। ये जर्मनी और इटली का इतिहास, जापान का इतिहास कैसा है? जैसे अगर जर्मनी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो जर्मनी पहले एक देश नहीं था। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ, वो 1878 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो जब 1878 यानी बहुत बाद में जर्मनी राष्ट्र बना, तो जब 1878 में जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभरा, तो उस समय यूरोप में जर्मनी से पहले बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्पेन था, रूस था। तो ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। इन बड़ी शक्तियों से बड़ा कंपटीशन मिलता था। अब नया नया देश उभरा जर्मनी, वो भी चाहता था कि जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया या बाकी देशों ने अपने उपनिवेश बनाए थे, तो वैसे जर्मनी भी चाहता था कि हम भी इन देशों से कंपटीशन करें, हम भी दुनिया भर के देशों को, उपनिवेशों को, द्वीपों को जीत के अपना कब्जा करें। तो जर्मनी ने भी तीव्र प्रतिस्पर्धा की और वहाँ पर राष्ट्रवाद बिल्कुल एग्रेसिव हो गया, उग्र राष्ट्रवाद। हथियारों की प्रतियोगिता उन्होंने तीव्र कर दी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए, और बाकी दुनिया भर के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब अफ्रीका सबसे ज़्यादा जर्मनी के आतंक का शिकार बना, क्योंकि जो काम भारत में, जैसे बताया कि ब्रिटेन भी भारत में है, लेकिन आपको जब बता रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों ने किस तरीके से अधिकार करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 से व्यापार कर रही थी और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, यानी 150 साल लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पाँव जमाने के लिए। तो जो काम अंग्रेजों ने भारत में 150 सालों में किया, वो काम जर्मनी ने अफ्रीकी और बहुत सारे छोटे छोटे देशों पर 1.5-2 साल में करके रख दिया। 100 साल का काम 1.5 साल में करके रख दिया। वो सीधे सेना भेजते थे, तोपें उतारते थे और सीधे मार काट करके ख़त्म, सीधा कब्जा। सोचिए, जर्मन अफसर जो अफ्रीका में काम करते थे, जर्मन अफसरों का जो प्रमोशन होता था अफ्रीका में काम कर रहे, तो प्रमोशन के दिन केवल ये देखा जाता था, प्रतियोगिता रखी जाती थी कि जिस जर्मन अफसर ने अपने टेंट, जहाँ पर वो रहते थे, अपने टेंट के सामने नरमुंड यानी इंसानों का सर काट काट के उनकी खोपड़ियाँ इकट्ठा रखी हैं, तो खोपड़ियों का टीला लगवाते थे। तो जिस अफसर के सामने खोपड़ियों का टीला सबसे ज़्यादा ऊंचा होता था, उसको प्रमोशन दिया जाता था, और जिसने केवल 100-200 मुंडी काट के रखी, मतलब वो बेकार था।
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मनी के जो तानाशाह था हिटलर को यहूदियों से नफरत हो गई थी। सोचिए, हिटलर को यहूदियों से नफरत हो गई थी। इस बात पर पूरे यूरोप के 7.5 लाख यहूदियों को चुन चुन के मारा गया था। 7.5 लोगों की हत्या करवाई थी हिटलर ने, खोज खोज के मारा था। अब 7.5 लाख लोगों को मारना, अब एक एक को बैठ के गोली मारेंगे या फांसी चढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। बाकायदा लोगों को मारने के लिए बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए थे। गैस चैम्बर में 300-400 लोगों को एक साथ ठूंसा जाता था, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, सब मर जाते थे कीड़े मकोड़ों की तरह, फिर निकाला जाता था। अब 7.5 लाख लोगों का अंतिम संस्कार थोड़े करेंगे, एक एक को जलाएंगे दफनाएंगे थोड़े। क्रेन से बड़े बड़े गड्ढे किए जाते थे, गड्ढे में 3-4 हज़ार लाशें डाल दी जाती थी, ऊपर से पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती थी, मिट्टी डाल के ढक दिया जाता था। सीधा भयानक बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जर्मनी के अत्याचारों के ऊपर। अब देखेंगे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते, क्या भयानक अत्याचार करते। जापान तो जर्मनी से बहुत आगे। जापान ने रूस को हराया। चाइना आज जो बड़ा कूद रहा है, सोचिए जापान ने चीन को तो बिल्कुल अपने अंधेर एक कहते हैं ना कि बच्चा समझ रखा। आधे चाइना मंचूरिया पर जापान ने कब्जा करके रखा हुआ था और चीनियों को तो बिल्कुल ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। जैसे कोई नया सुई दवाई इंजेक्शन बनता है तो लोग जानवरों को पकड़ कर टेस्ट करते हैं ना, जापानी चीनियों को, जिंदा चीनियों को पकड़ के दवा लगा के रिएक्शन चेंज कर देते। कोई बंदूक बनी, जिंदा चीनी को बिठा गोली मार दी, जिंदा है मर गया दूसरा खड़ा करो। फायरिंग रेंज में जिंदा चीनियों को बिठा के जापानी गोली मारते थे प्रैक्टिस करने के लिए। 10 चीनियों को बिठाए, एक बम मार के देखे, कैठों मरे कैठों बचे। तो रेंज टेस्ट होता था हथियारों का। अब सोचिए वो जापानी कितने अच्छे थे, कितने अच्छे होते। वो कहते कि सुभाष चंद्र बोस जी चले हम आपकी मदद करते हैं और आपकी मदद करते हैं और भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा देंगे, फिर आप सुभाष चंद्र बोस जी आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइएगा, हम चले आएंगे जापान। या हिटलर भारत इसलिए आता जर्मनी का कि भारत की जनता अंग्रेज़ों की गुलामी से दबी हुई है, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ादी दिलानी है, तो हमें जो है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हिटलर भारत आता और अंग्रेज़ों को भारत से भगा देता और फिर सुभाष चंद्र बोस जी से कहता कि सुभाष बाबू आप जो है भारत के राष्ट्रपति बन जाइए, हम चलते हैं जर्मनी। तो क्या वो हमारे लिए आता? नहीं, वो अपने लिए आते। और आते तो क्या जाते? अंग्रेज कुछ भी थे लेकिन ये स्थिति नहीं थी। कम से कम बातचीत और संवैधानिक तौर तरीके चलते थे। तो गड़बड़ दोनों थे, लेकिन अब देखना है कि इनमें से ज़्यादा गड़बड़ कौन है। तो इसलिए कौन ज़्यादा सही था, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि गलत तो हम, दुश्मन तो हमारे दोनों, लेकिन इसमें से ज़्यादा गड़बड़ कौन है। तो जो कम गड़बड़ है उसका सहयोग हमें करना होगा। खैर, विवाद का मुद्दा है ये, काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि सहमत ना हो इस बातों से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट सेशन हुआ, अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ 1940 का 1940 रामगढ़। ये जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ, इसमें फिर से अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में हुआ, बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाए। यहाँ बने तो सबसे कम उम्र के बने, यहाँ बने तो हुआ ये कि इसके बाद भारत की राजनीति इतनी उलझ चुकी थी कि 1940 के बाद सीधे अगला सेशन 1946 में हुआ। तो 40 से 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रह गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि बीच में सेशन हुए ही नहीं। ठीक, चलिए, तो आपको बताया कि 40 के बाद सीधे कहाँ कब हुआ? 46 में, और 46 में हुआ मेरठ, और इसके प्रेसिडेंट बने J.B. कृपलानी। अब ये जो 1946 का मेरठ सेशन हुआ J.B. कृपलानी की अध्यक्षता में, यही कांग्रेस का सेशन था। यह कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी कि जैसे जनवरी दिसंबर में कांग्रेस के सेशन होते थे, तो जब अगले साल यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी, यानी J.B. कृपलानी के ही समय भारत आज़ाद हुआ था। ठीक, चलिए, इसके बाद अगला जो सेशन हुआ सीधे 47 में नहीं हुआ था, 48 में हुआ था। 48 में हुआ जयपुर, और इस जयपुर की अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीता रमैया, जो गांधी जी के बहुत बड़े चेले थे। खैर, तो ये कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। अब इसके अलावा कुछ वर्ष और भी हैं कांग्रेस के इतिहास में जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं।
जैसे सबसे पहले एक है 1930, 1935, फिर 1941 से लेकर 45 तक। ये जो कुछ एक वर्ष लिखे हैं ये ऐसे वर्ष थे जिनमें कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, बताया कि कांग्रेस बिल्कुल रेगुलर चलती थी, हर साल अधिवेशन थे, लेकिन वो पहला साल कब आया जब कांग्रेस में कोई भी सेशन नहीं हुआ? 1930, फिर 1935, और फिर ये बताया कि 40 के बाद सीधे 46 में हुआ। तो 41 से लेकर 45 तक 1941, 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ। ठीक, चलिए, तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक और फैक्ट है कि जैसे आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस के सेशन हुए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन हुए किस शहर में? कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस के सेशन 10 बार हुए थे। और दूसरे नंबर पर आता है बॉम्बे और मद्रास। तो बॉम्बे और मद्रास में 7-7 बार कांग्रेस के सेशन हुए। तो सबसे ज़्यादा कलकत्ता में हुए 10 बार, उसके बाद 7-7 बार बॉम्बे और मद्रास में सेशन हुए। अलग अलग समय पर, ज़्यादातर समय तो भारतीय रहे, कुछ विदेशियों ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की। जैसे बताया कि 1889 में विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। फिर 1894 में अल्फ्रेड वेब ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1904 में बॉम्बे में हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1910 में इलाहाबाद में फिर से विलियम वेडरबर्न आए। तो ऐसे 5 अंग्रेज रहे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता अलग अलग समय पर की। ठीक, चलिए खैर, तो ये कांग्रेस जुड़े हुए कुछ सेशन रहे। तो ये जो चल रहा था अधिवेशन, ये कांग्रेस का था, कांग्रेस का आंदोलन। ऐसा पहली बार कब हुआ कि पब्लिक मूवमेंट करती है, पब्लिक का आंदोलन होता है। तो भारत में जो जन आंदोलनों की शुरुआत हुई, कब, क्यों, कैसे और कहाँ शुरू हुई, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाकी जूम ऐप पर हमारी जो क्लासेस चलती हैं रेगुलर, उस पर हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।